हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध और रूस क्रांति। जैसा कि पार्ट 1 में हम प्रथम विश्व युद्ध के कारण पढ़े थे, आज पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध की घटना एवं परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 24 और धुरी राष्ट्रों के पक्ष में 4 राष्ट्रों ने भाग लिया था। जर्मनी ने शुरुआत में तो यूरोप में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की, फिर बाद में फ्रांस की सेना को उसने नष्ट कर डाला। उसने भयानक सबमरीन युद्ध करके मित्र राष्ट्रों के अनेक जहाज़ों को डुबा दिया। लाखों सैनिकों और नागरिकों की जान मान हानि हुई। रूस में उस समय क्रांति चल रही थी, इसलिए रूस ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जर्मनी उस समय खूब शक्तिशाली था। अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हुआ। उसके बाद पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन, श्याम जैसे राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के पक्ष में सम्मिलित हो गए और मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हो गई। अमेरिका सेना के समक्ष जर्मन सेना टिक नहीं सकी और सारा युद्ध का पासा पलट दिया। बल्गेरिया, तुर्की, ऑस्ट्रिया मित्र राष्ट्रों की शरण में आ गए और जर्मन सम्राट केसर राज सत्ता छोड़कर भाग गया। जर्मन गणतंत्र ने 11 नवंबर 1918 को मित्र राष्ट्रों की शरणागति स्वीकार कर युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में जान माल हानि हुई। इसमें 6.5 करोड़ लोग ने भाग लिया और 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, 2 करोड़ लोग घायल हो गए, 70 लाख लोग सदा के लिए विकलांग हो गए। युद्ध के बाद महामारी जैसी भूखमरी, हत्याकांड के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ी और युद्ध में कुल खर्च का आंकड़ा 337 अरब डॉलर हुआ। समाज में परिवर्तन आया। प्रत्येक पुरुष ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। उस समय सारी जवाबदारियां स्त्रियों के सिर पर आ गई। जो पहले स्त्रियां घर में रहती थीं, अब वो घर की 4 दीवारियों के बाहर आकर व्यावसायिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक उत्तरदायित्व उन्होंने संभाला। इससे उनमें पुरुषों के समक्ष होने में आत्मवृद्धि हुई, समानता की भावना का उदय हुआ, स्त्रियों के मताधिकार की मांग बढ़ी। युद्ध के दौरान जीवन की जरूरी वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई। इससे बेरोजगारी, भूखमरी, हड़ताल, तालाबंदी आदि समस्याएं शुरू हुई। लोगों को अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बालकों की स्थिति दयनीय हो गई। तीसरा पॉइंट है वर्सेल की संधि। प्रथम विश्व युद्ध का जब अंत हुआ था, वर्सेल की संधि की गई। इस वर्सेल की संधि में 58 कमीशनों की रचना की गई और 145 बैठकें आयोजित की गईं। पेरिस शांति के सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो समझौते किए गए वे वर्सेल्स के शीश महल में किए गए थे, इसलिए इसे वर्सेल्स की संधि के रूप में जाना जाता है। वर्सेल की संधि में 4 प्रकार की व्यवस्था की गई थी: प्रादेशिक व्यवस्था, सेना में कमी और निशस्त्रीकरण, युद्ध हार जाने में किस्त की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था। इस संधि में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लेमेंसो और इटली के ऑरलैंडो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में जर्मनी को उत्तरदायित्व माना गया, इसलिए उसके ऊपर 6.5 अरब पाउंड का युद्ध दंड लादा गया। उसकी राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी गई। फ्रांस की सीमा पर स्थित राइनलैंड प्रदेश में किलाबंदी करने से मना कर दिया गया और उसके जो खनिज प्रदेश थे वो 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिए गए। उसके अधिकांश उपनिवेश ले लिए गए और ऑल्सेस और लॉरेन जो फ्रांस को वापस देने पड़े। इसके उपरांत हर एक वर्ष बड़ी मात्रा में उसे कोयला और लोहा फ्रांस और मित्र राष्ट्रों को युद्ध मुआवजे के रूप में देना पड़ता था। इन सभी शर्तों पर जर्मनी ने बंदूक की नोक पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए। इससे जर्मन लोगों में हताशा और निराशा पैदा हुई। परिणाम स्वरूप जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वह छिन्न-भिन्न हो गई। ऐसा कहा जाता है कि वर्सेल की संधि जो की गई थी, इस वर्सेल की संधि से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बन गई। नेक्स्ट टॉपिक है रूस में बोल्शेविक क्रांति। रूस में जार राजाओं का शासन था। जार राजाएं रूस में वंश परंपरागत रूप से आने वाले सभी जार राजा तानाशाह और निरंकुश शासन चलाते थे।
ज़ार के शासन में प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था। प्रजा उन पर राजाओं की निरंकुश ज़ारशाही इतनी अधिक कठोर थी कि कोई व्यक्ति अधिकार की मांग नहीं कर सकता था। उनके ऊपर अत्याचार, दमन, जुल्म किया जाता था तथा साइबेरिया की ठंडी जमा करने वाली कातिल ठंड में भेजने की उनको सजा दी जाती थी। यह निरंकुश और अत्याचारी राजतंत्र प्रजा के लिए बहुत दुखदायी, गरीबी और यातना का कारण बन गया। रूस के जो किसान थे, मजदूर थे, मजदूरों को बहुत अधिक काम करने पर भी उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता था। उनकी स्थिति कंगाल हो गई थी। फिर समय बदला और फादर गप्पोन नामक पादरी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के रूप में लोग ज़ार के निवास स्थान पिंटर पैलेस गए। 22 जनवरी 1905 रविवार के दिन वे सभी लोग निशस्त्र थे। कुछ लोगों के हाथ में तो ज़ार की तस्वीरें थीं और उनमें रूस के छोटे प्रभु चिरंजीवी हों जैसे सूत्र लिखे हुए थे। उन निर्दोष लोगों पर ज़ार के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चला दीं, जिसमें काफ़ी हजारों लोग मारे गए और वहां ज़ार का महल था वह पूरा खून से लाल हो गया। उस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उसी समय रूस और जापान युद्ध हो रहा था। छोटे छोटे राष्ट्र जापान द्वारा विशालकाय यूरोपीय राष्ट्र रूस को दी गई पराजय से ज़ारशाहियों की कमजोरियों का पर्दाफाश हो गया और प्रजा में आक्रोश उत्पन्न हो गया। रूस की प्रजा का रोष परखकर उन्हें शांत करने के लिए जो वर्षों से नहीं बुलाई गई थी ड्यूमा, जिसे कहते हैं धारा सभा, वो बुलाई गई और समयांतर पर 4 डूमा बुलाई गई, परंतु वे प्रजा के संतुष्ट करने जैसे कदम उठाते उसमें पहले से ही बर्खास्त कर दी गई। 8 मार्च को 1917 को पेट्रोग्राड के कुचले हुए मजदूरों ने हड़ताल की। तब इस घटना को दबा देने के लिए ज़ार की सेना भेजी गई, परंतु सेना ने गोली नहीं चलाई। परिणामस्वरूप वहाँ क्रांति का आरंभ हो गया। ज़ारशाही के पतन के बाद केरेंस्की के नेतृत्व वाली मंसेविक पक्ष के हाथ में सत्ता आई। ज़ारशाही का पतन होने के बाद सभी लोग खुश थे, लेकिन लेनिन खुश नहीं था। परंतु लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा वाला था और श्रमजीवियों के वर्चस्व में विश्वास रखता था। इसलिए उसने बोल्शेविकों को मंसेविकों के विरुद्ध उकसाकर 1917 में अंतिम क्रांति करके सत्ता प्राप्त की, जो समाजवादी बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानी जाती है। इस तरह 300 वर्ष पुराना ज़ारशाही शासन का समाप्त हो गया और 300 वर्ष में के इतिहास में रूस में पहली बार ज़ार विहीन बना। रूस में क्रांति हुई उस समय प्रथम विश्व युद्ध में उसने भाग नहीं लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत हो जाने के बाद सभी लोगों की सहमति से एक संघ की स्थापना की गई। उस संघ का नाम था राष्ट्र संघ। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना में विशेष योगदान दिया और वुडरो विल्सन ने 14 मुद्दों को आगे रखकर पेरिस शांति की प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की रचना की। राष्ट्रसंघ की रचना के साथ साथ राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों में व्यवस्था की गई कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था रखना, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें और देश की सुरक्षा की जा सके। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखेगा। कोई भी युद्ध नीति का त्याग करना है, सभी को युद्ध नीति का त्याग करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करने पड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालना पड़ेगा। यदि कोई राष्ट्र संघ की अवहेलना करेगा तो उसे बागी घोषित कर दिया जाएगा। परंतु विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रसंघ महासत्ताओं की साम्राज्यवादी नीति को अंकुश में नहीं रख सका और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अच्छा विद्यार्थी, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। जो नीचे दिया गया है स्वाध्याय, आपको वो अपनी नोटबुक में उतारना है।